स्वागत है आप सबका आपके अपने प्लेटफॉर्म द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। हम लोगों ने झारखंड के प्राचीन इतिहास को ख़त्म किया, कंप्लीट किया। आज समय है उस पे आधारित जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने वाले हैं झारखंड के प्राचीन इतिहास से रिलेटेड, वो सारे करेंगे। इसमें वो भी शामिल है, यानी अगर हमने उसको थ्योरी पे नहीं रखा है तो उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे डाल दिया है ताकि वो क्वेश्चन आपके सामने से छूटे नहीं, है ना। तो वो सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनेंगे, पूछे जाएंगे झारखंड के प्राचीन इतिहास से, आज हम लोग एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। थ्योरी हम लोगों ने पहले ही कर लिया है। जैसे देखिए, एक एक करके सारे क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहला, झारखंड भारत का 28वां राज्य है, बिल्कुल सही। और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हम सबको मालूम है कि सन 15 नवंबर 2000 को, यानी बिरसा मुंडा की जयंती के दिन ही झारखंड की स्थापना हुई थी, है ना। ये बिहार का 46% भाग है, 46% हिस्सा है, और 2000 में झारखंड की स्थापना हुई थी। ये पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने से गुजरा। ये सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। बोलता है कि झारखंड के मध्य पाषाण काल के दौरान डैश का अत्यधिक उपयोग किया जाता था। पाषाण काल 3 तरीके का है, तो मध्य पाषाण काल जो था उसमें सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल किया जाता था? तो 4 ऑप्शन आपके पास है। तो आपको ध्यान देना है कि पूरा पाषाण काल जब तो था ना, पुराना वाला पत्थर का काल, तो बड़े बड़े पत्थर का उपयोग होता था। लेकिन मध्य पाषाण काल के दौरान सूक्ष्म पाषाण औजार का लोग यूज करते थे। यानी जो आदि मानव थे वो माइक्रोलिथ, लिथ का मतलब होता है पत्थर, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, छोटे पत्थरों का उपयोग करते थे औजार के रूप में। सूक्ष्म पाषाण औजार का प्रयोग करते थे झारखंड में मध्य पाषाण काल के दौरान। इसी को थोड़ा सा व्याख्या करके हमने यहाँ लिखा है कि माइक्रोलिथ जिसे सूक्ष्म पाषाण औजार कहा जाता है, बहुत छोटे आकार के पत्थर के औजार होते थे, 1 से 4 सेंटीमीटर के होते थे, ठीक है। 1 से 4 सेंटीमीटर तो नहीं होगा, इंच होगा यहाँ पे, इंच, है ना। 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच के पत्थर होते थे, वही उनके औजार होते थे। 1 से 4 इंच के औजार होते थे। ये तीर कमान, भाले काटने और खुरचने वाले औजारों का इस्तेमाल होता था। जैसे तीर कमान टाइप का कुछ बना लेते थे पत्थर के ही, भाले बना लेते थे, काटने और खुरचने के लिए कुछ इस्तेमाल, स्क्रैपर को बना लेते थे। मध्य पाषाण काल में झारखंड के कई स्थान जैसे हजारीबाग, चतरा और पतरातू में इसका प्रमाण मिला है। इसलिए मिडिल स्टोन एज में, यानी मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ का उपयोग सबसे ज्यादा था। छोटे छोटे 1 से 4 इंच के वो औजार बना लेते थे, काटने के लिए, खुरचने के लिए, है ना। कोई चीज चीरने फाड़ने के में भी काम आता था, और उसके लिए वो छोटे पत्थर का उपयोग करना बहुत बखूबी सीख चुके थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसी चैप्टर से रिलेटेड आपसे क्या पूछा गया है। प्रारंभिक पाषाण युग में तांबे के बर्तनों और औजारों का प्रमाण कहाँ पाए गए हैं? यानी जो पाषाण युग है उसमें तांबों के बर्तन का और तांबा से बने हुए औजारों के प्रमाण मिले, कुछ साक्ष्य मिले हैं। वो कहाँ मिले हैं? तो वो मिले हैं झारखंड के बरगुंडा और करहरबारी में। कहाँ मिले हैं? ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? तांबे के बने बर्तन और तांबे के बने औजार मिले हैं। उनका प्रमाण कहाँ मिला है? बरगुंडा और करहरबारी में, बरगुंडा और करहरबारी में। इसके बारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान दीजिए। झारखंड के बरगुंडा और करहरबारी ऐसे प्रमुख पुरातात्विक स्थल है जहां से तांबे के औजार और तांबे के बर्तन का प्रमाण मिले हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। यानी झारखंड में पाषाण काल के तांबे के औजार या तांबे के बर्तन या तांबे के वस्तु कहाँ से मिले हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको नाम याद रखना है, झारखंड के बरगुंडा और करहरबारी से ही मिले हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर यही प्रमाण बताते हैं किस क्षेत्र में लोगों ने धातु का प्रयोग बहुत प्रारंभिक काल से ही शुरू कर दिया था। यानी आप कैसे बताइएगा कि झारखंड में धातु का प्रयोग बहुत प्रारंभिक काल से शुरू हो गया था? तो झारखंड के बरगुंडा और करहरबारी से ऐसे प्रमुख पुरातात्विक स्थल जहां से तांबे के औजार और तांबे के बर्तन मिले हैं, ये हमें खुद बताते हैं कि पाषाण काल से लोगों ने झारखंड के अंदर भी, है ना, मेटल यानी धातुओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। यह खोज यह सिद्ध करती है कि झारखंड का क्षेत्र सिर्फ पाषाण युग तक सीमित नहीं था। यानी झारखंड का क्षेत्र केवल पाषाण पत्थर युग तक सीमित नहीं था, बल्कि यहाँ प्रोटो हिस्टोरिक फेज, पाषाण से धातु युग में प्रवेश बहुत जल्दी आ गया था। झारखंड के भी जो आदि मानव थे वो बहुत जल्दी पाषाण काल से धातु काल के अंदर चले गए थे। और आपको मालूम है कि सबसे पहला जो धातु का खोज किया गया वो है तांबा, वो है कॉपर, है ना, कॉपर का।
तो लोग धातु के औजारों का उपयोग शिकार करने के लिए, खेती करने के लिए और घरेलू कामों में करने में लगे थे। यानी वो तांबा को प्रयोग करने का तरीका सीख गए थे, उनको गलाने का तरीका सीख गए थे, घाटशिला में ही गलाते थे, पश्चिम सिंहभूम में है ना, और उसका प्रयोग करने का वो तरीका सीख चुके थे पाषाण काल में ही झारखंड के भी लोग। और इसका प्रमाण कहाँ मिला? बरगुंडा और करहरबाड़ी, ये आपको ध्यान में रखना है। रांची में स्थित डैश मंदिर में 1682 ईसा पूर्व का अभिलेख मिलता है। यानी 1682 से भी पहले ईसा पूर्व का अभिलेख आपको मिलता है रांची के बोड़िया मंदिर में। कहाँ मिलता है? रांची के बोड़िया मंदिर में आपको इसका अभिलेख मिलता है। रांची के बोड़िया मंदिर अपने प्राचीन अभिलेख के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर में पाया गया शिलालेख यानी पत्थर में लेख कुछ लिखा हुआ 1682 ईसा पूर्व का माना जाता है, जो इसे झारखंड का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक प्रमाणों में शामिल करता है। यानी ईसा मसीह के जन्म से भी 1682 साल पहले का एक पत्थर में लिखा हुआ शिलालेख मिला है, और वो कहाँ है? वो रांची के बोड़िया मंदिर में मिलता है। ठीक है, वो अभी भी रखा हुआ रांची के बोड़िया मंदिर में। ये सब क्वेश्चन आपके परीक्षा में अगर पूछा जाए तो आप इसका आसानी से जवाब आंसर दे सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन देखो, सिंहभूम में डैश पाए गए हैं। सिंहभूम में क्या मिला है? ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, भविष्य में भी पूछा जाएगा। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा, रोमन सिक्के, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे झारखंड के इतिहास से भी पूछे जाते हैं। आप कंप्लीट पीडीएफ को देखना, है ना, क्लास के बाद हम देंगे, पूरा एक बार जरूर रिवाइज करना, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाना, उससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। और यकीन मानो क्वेश्चन जितना हमने थ्योरी पार्ट पढ़ा दिया आपको और जो एमसीक्यू पार्ट पढ़ा दे रहे, क्वेश्चन इससे बाहर झारखंड के प्राचीन इतिहास से नहीं बन सकता, सब हमने कवर किया है ना। तो सिंहभूम में रोमन सिक्के पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं? रोमन सिक्के। सिंहभूम में रोमन सिक्के पाए गए हैं। और इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लो। सिंहभूम झारखंड में खुदाई के दौरान रोमन सिक्के पाए गए हैं। यह खोज यह सिद्ध करता है कि प्राचीन काल में झारखंड का यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल, अभी हमने आपको थ्योरी में पढ़ाया भी था कि ये जंगलों से घिरी हुई भूमि थी। यहाँ खेती तो उतने खुले स्तर पर नहीं होता था, लेकिन यहाँ के लोग मार्ग का प्रयोग करते थे, ट्रेड रूट का प्रयोग करते थे। जैसे अगर आपको पाटलिपुत्र या वाराणसी जाना है व्यापार करने के लिए, तो इसी झारखंड के क्षेत्र का ही प्रयोग होता था। ठीक है, और सबसे ज्यादा हुआ है बौद्ध काल में, याद रखिएगा। यह सिद्ध करती है कि प्राचीन काल में, यानी पुराने जमाने में, प्राचीन काल में झारखंड का यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड मार्ग से जुड़ा हुआ था। रोमन सिक्कों का मिलना यह बताता है कि भारत और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार बहुत उन्नत था। भारत और रोमन आपस में व्यापार बहुत अच्छे से करते थे। झारखंड तक भी वो लोग आए थे। झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों तक विदेशी व्यापार की पहुंच थी जबरदस्त। यानी झारखंड के आदिवासी क्षेत्र, आज जिस आदिवासी क्षेत्र तक आज के जमाना में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, बिजली बत्ती, राशन कार्ड या इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स उनका नहीं बन पा रहा है, रोमन उस जमाने का जो अंग्रेज था वो वहां तक पहुंच करके व्यापार कर लेता था। ये भी सोचने की बात है। और यह क्षेत्र ऐतिहासिक काल में काफी समृद्ध व सक्रिय था, झारखंड का क्षेत्र, है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखनी है। पूछा गया है कि भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। भागवत पुराण में, महाभारत में तो 3 नामों से संबोधित किया गया है, आपने देखा, चाहे वो पुंडरिक देश हो, या फिर वो पशु भूमि हो, या फिर वो अर्क खंड हो, या कर्क खंड हो, यानी 4 मिल गए, है ना। और आपसे भागवत पुराण में पूछा जाए कि भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो इसका उत्तर है कीकट प्रदेश। कीकट प्रदेश क्या किस नाम से संबोधित किया गया बताइए? कीकट प्रदेश के नाम से झारखंड को संबोधित किया गया है। किसमें? भागवत पुराण में। भागवत पुराण में। और वेद में इसका उल्लेख बहुत कम मिलता है। झारखंड का उल्लेख जो है ना वेद में बहुत कम मिलता है। कारण यह है कि घने जंगलों से घिरा हुआ जगह था, वेद के में उतना इसके बारे नहीं मिलता है, क्योंकि यह घने जंगलों से घिरा हुआ एक क्षेत्र था। महाभारत में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो पुंडरिक देश बिल्कुल कहा गया है। पशु भूमि, पशु भूमि क्यों कहा गया है? क्योंकि यह जंगली जानवरों की भूमि थी, जंगली जानवर यहाँ बहुत मात्रा में थे, इसलिए इसको पशु भूमि भी कहा गया महाभारत में। कर्क खंड भी कहा गया है, अर्क खंड भी कहा गया है, यानी बिल्कुल आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी। ये सभी नाम आपको महाभारत के अंदर झारखंड के देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपके सामने।
जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो कौन थे बताइए? पार्श्वनाथ थे। इन्हीं ने तो मोक्ष लिया था ना पारसनाथ की पहाड़ी में जो गिरिडीह में है, और इसी के नाम से तो पार्श्वनाथ के नाम से ही तो वो पारसनाथ की पहाड़ी कहलाई। ठीक है, तो पार्श्वनाथ याद रखिएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म का झारखंड के अंदर जो था ना, झारखंड एक तरह से समझिए उनका केंद्र था, उनका हॉट स्पॉट एरिया था, क्योंकि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। उन 24 में से 20 तीर्थंकर ऐसे हैं जिन्होंने झारखंड के गिरिडीह के पारसनाथ की पहाड़ी पे मोक्ष प्राप्त की, जिनको जैन धर्म में निर्वाण कहा जाता है, निर्वाण की प्राप्ति की। पार्श्वनाथ धर्म के जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ऐसा माना जाता है कि पार्श्वनाथ ने पारसनाथ पर्वत जो गिरिडीह झारखंड पर है निर्वाण प्राप्त किया था। इन्होंने यहीं पे मोक्ष यानी निर्वाण प्राप्त किया था। और ये जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी भी पारसनाथ की पहाड़ी ही कहलाती है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है ना, 1365 किलोमीटर। वो सब हम लोग पढ़ेंगे पर्वत नदी के अंदर, अभी वहां तक तो नहीं पहुंचे, अभी तो इतिहास में ही है। हु रोट द फेमस वर्क तारीख फिरोज शाही? ये भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है झारखंड के प्राचीन इतिहास से कि प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख फिरोज शाह प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख फिरोज शाह किसने लिखा? तो प्रसिद्ध ग्रंथ है तारीख फिरोज शाह, ये लिखा गया है शमसे सिराज के द्वारा। आपसे एक बात और पूछा जाता है कि शमसे सिराज का उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम है आफीफ। क्या नाम है बताइए? आफीफ। यानी एक देखे ना आप, हर लेखक अपना एक उपनाम रखता है, तो उसी तरह शमसे सिराज का भी नाम आफीफ है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है तारीख फिरोज शाही, और ये लिखा गया है शमसे सिराज उर्फ आफीफ के द्वारा। तारीख फिरोज शाह दिल्ली सल्तनत के फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल पर लिखी गई एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कृति है। यानी तारीख फिरोज शाह किसके ऊपर लिखा गया है? तो दिल्ली सल्तनत के फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल पर लिखी गई एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कृति है। इस ग्रंथ के लेखक है शमसे सिराज आफीफ। आफीफ ने फिरोज शाह तुगलक की प्रशासनिक नीतियां, जन कल्याण कार्य, अभियान एवं सुधारों का विस्तार से वर्णन किया है। इसने बताया है कि तुगलक ने किस तरह से शासन किया था अपने पुस्तक में। पुस्तक का नाम याद रखना है तारीख फिरोज शाही। ये किसके ऊपर है? तो फिरोज शाह तुगलक के ऊपर ये किताब लिखी गई है आफीफ यानी शमसे सिराज के द्वारा। क्वेश्चन देखिए, यहां से क्वेश्चन एक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो जाहिर सी बात है आपको मालूम होना चाहिए कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी अभी वर्तमान में कहाँ है? तो नेपाल में है ना। प्राचीन इतिहास में तो ये भारत का ही हिस्सा था, लेकिन लुम्बिनी वर्तमान में वो नेपाल में है जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। मिर्जा मोहम्मद कासिम द्वारा डैश लिखा गया था। मिर्जा मोहम्मद कासिम के द्वारा क्या लिखा गया है? तो आलमगीर नामा। क्या लिखा गया बताइए? आलमगीर नामा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब एग्जाम में के लिए। मिर्जा मोहम्मद कासिम के द्वारा आलमगीर नामा लिखा गया था। ठीक है, आलमगीर नामा। ये सब इंपॉर्टेंट पुस्तक है क्योंकि ये सब में झारखंड का वर्णन है, इसलिए ये सब प्राचीन पुस्तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन है कि पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक स्थल का मतलब जो इतिहास बताने वाला स्थल है जिससे आप खोद खाद के इतिहास को पहचानते हैं। पुरातात्विक स्थल दलमी किस नदी के तट पर है? तो पुरातात्विक स्थल जो दलमी है वो किस नदी के तट पर है ये बताइए आपको, है ना। दलमी, दलमी है कहाँ पहले तो ये समझिए। ठीक है, तो दलमी एक इंपॉर्टेंट बुद्ध स्थल है। क्या है? बुद्ध स्थल, जहाँ बुद्ध की अवशेषों की खोज हुई है ना। गौतम बुद्ध का बहुत सारा चीज वहां से मिला है, मतलब बुद्ध धर्म का, गौतम बुद्ध का नहीं, बौद्ध धर्म का बहुत सारा चीज वहां से मिला है, जिससे पता चलता है कि जो दलमी है धनबाद के अंदर वो बौद्ध धर्म के लिए बहुत वहां पे फैलाव था, फैला फूला हुआ बौद्ध धर्म था वहां पर, है ना। लेकिन ये खत्म क्यों हो गया? तो राजा शशांक के काल में जो बंगाल के राजा थे उन्होंने इसको खत्म किया था बौद्ध धर्म को, झारखंड बिहार बंगाल से। तो पुरातात्विक स्थल दलमी किस नदी के तट पर है? अगर आपसे शहर पूछा जाए तो याद रखिएगा धनबाद है, और नदी पूछा जाए तो सुवर्णरेखा नदी है। ठीक है, सुवर्णरेखा नदी है।
दलमी झारखंड के धनबाद क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण बौद्ध पुरातात्विक स्थल है। यह स्थल सुबर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? सुबर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। कौन? दलमी। बौद्ध धर्म से रिलेट करता है ना। झारखंड का कौन सा जिला मध्य पाषाण युग की सामग्रियों का भंडार कहलाता है? मध्य पाषाण युग की जो सामग्री है, अच्छा एक क्वेश्चन इधर भी है ना, एक क्वेश्चन आपका इधर भी है, ठीक है। बुढ़िया मंदिर जहां 1682 ईसा पूर्व का अभिलेख मिला है वह झारखंड के किस जिले में है? तो रांची में। बुढ़िया मंदिर कहाँ है? रांची में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जिसके बारे में अभी हम लोग ने बात किया था, लेकिन अब पूछा गया कि रांची है कहाँ, तो रांची में। झारखंड के कौन से जिले मध्य पाषाण युग की सामग्रियों का भंडार कहलाता है? ये आपको बताना है। यानी मध्य पाषाण युग की सामग्रियों का भंडार है झारखंड का वो कौन सा जगह है जहां मध्य पाषाण युग के बहुत सारे सामग्री आपको देखने को मिलते हैं, आपको पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर है रांची, है ना, रांची, ठीक है। देखिए बुढ़िया मंदिर में भी आपको जो अभिलेख मिला, बुढ़िया मंदिर भी कहाँ है? रांची में। और मध्य पाषाण काल का जो बहुत सारा सामग्री आपको देखने को मिलता है वो भी कहाँ? तो बिल्कुल रांची में। ये ऑप्शन सबको ध्यान में रखने हैं। आपसे पूछा गया कि पुस्तक इंडिका किसने लिखी थी? तो बिल्कुल हम लोगों ने पढ़ लिया है कि मेगास्थनीज ने इस पुस्तक को लिखा था। और इस पुस्तक में किसका किसका वर्णन किया है साम्राज्य का, वो भी हम लोगों ने पढ़ा है। आपने इसको भी पढ़ा है अच्छे से, है ना। तो पुस्तक इंडिका किसका लिखा हुआ है? मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज कहाँ का है? तो ग्रीक देश का, ग्रीक, ठीक है, ग्रीक देश का एक आदमी है। मगध की राजधानी थी, मगध की राजधानी कौन थी बताइए? पाटलिपुत्र, है ना। पाटलिपुत्र को बनाया था, मगध की राजधानी बनाया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि मगध की राजधानी कौन है? तो पाटलिपुत्र मगध की राजधानी है। पाटलिपुत्र प्राचीन भारत की सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध की राजधानी थी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत की, प्राचीन भारत की सबसे शक्तिशाली महाजनपद, तो कौन था वो, है ना। आपसे ये याद रखना होगा, मगध की राजधानी थी। ये राजधानी मौर्य, गुप्त और नंद जैसी कई राजवंशों से भी प्रमुख प्रशासनिक केंद्र रही। यानी पाटलिपुत्र जो आपका राजधानी रहा, ये मौर्य साम्राज्य का रहा, गुप्त काल में भी रहा और नंद वंश में भी रहा, जो जिसको हम लोग पाल डायनेस्टी कहते हैं, ठीक है। तो पाटलिपुत्र आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र आज का पटना बिहार के स्थान पर स्थित है। वर्तमान के समय में आप इसको पटना बोलते हैं, उस समय में यह पाटलिपुत्र था। और ये मौर्य समाज में हो गया, चाहे गुप्त काल में हो गया, चाहे नंद साम्राज्य में हो गया, सबकी ये राजधानी रही है पाटलिपुत्र। तो पूछेगा आपसे कि मगध की राजधानी कौन थी? तो पाटलिपुत्र थी। सारनाथ का प्रसिद्ध स्तंभ पिलर किसने स्थापित करवाया था? पढ़ा था हम लोगों ने थ्योरी में। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका स्तंभ है, किसने बनवाया था? अशोका ने बनवाया था, अशोक ने, है ना। सारनाथ का प्रसिद्ध स्तंभ महान मौर्य सम्राट जो थे अशोक, कौन सम्राट थे? मौर्य सम्राट। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा स्थापित किया गया था। इस स्तंभ के ऊपर 4 सिंहों की मूर्ति है, ठीक है, जो एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा था 4 सिंहों, शेरों की मूर्ति है, जो आज भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल एम्बलम है। स्तंभ पर धर्म चक्र भी है, पशु की आकृतियां बनी है जो अशोक और बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। कौन कौन सी पशु की आकृतियां बनी है? तो शेर है, बैल है, घोड़ा है और हाथी है। आपसे एग्जाम में पूछता है कंफ्यूज करने के लिए कि गाय है क्या, तो नहीं भाई, गाय नहीं है, ये रॉन्ग ऑप्शन देता है जान के, है ना। पाल काल की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा विश्वविद्यालय है? देखिए, अगर पूछा जाए कि पाल कला ने पाल काल में जो पाल वंश थे, जो पाल साम्राज्य था, उन्होंने किस यूनिवर्सिटी का, किस विश्वविद्यालय का संग्रहण किया था, यानी सुरक्षा प्रदान किया था, तो 2 होंगे वहां पे, नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर पूछा जाए कि पाल काल की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण कहाँ है, इनका वास्तुकला देखने को कहाँ मिलता है, तब ऑप्शन करके आइएगा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। और ये क्या हो गया था? ये टीचिंग सेंटर हो गया था, शिक्षा का केंद्र हो गया था,
कहाँ का? बौद्ध धर्म का, यानी लोग देश विदेश से बौद्ध धर्म सीखने के लिए आते थे, चाहे नालंदा यूनिवर्सिटी चाहे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। संरक्षण दोनों को दिए थे, दोनों का सुरक्षा प्रदान करते थे, लेकिन जो वास्तुकला आपको देखने को मिलेगा पाल वंश का, वो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। आंसर। क्वेश्चन मार्क। एक टीलानुमा संरचना है जिसमें बौद्ध अवशेष रखे जाते हैं। बिल्कुल आपने सही समझा। स्तूप, स्तूप ही एक टीलानुमा संरचना है जिसमें बौद्ध के अवशेष रखे जाते हैं। देखिए स्तूप होता क्या? स्तूप एक गुंबद या टीले जैसी आकृति का होता है, मतलब एक गुंबद टाइप का कुछ बना होता है उस आकृति का। इसमें भगवान बुद्ध के अवशेष, राख, हड्डियां या महत्वपूर्ण वस्तुएं रखी जाती हैं। क्या रखा जाता है स्तूप में? तो भगवान बुद्ध का जो अवशेष है वो रखा जाएगा, राख, हड्डी या महत्वपूर्ण वस्तु इसमें रखा जाता है स्तूप में। ठीक है। सिंबल ऑफ बुद्धास प्रेजेंस, या बुद्ध की स्मृति और उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। यानी स्तूप है तो माना जाता है कि यही बुद्ध है और यही बुद्ध की उपस्थिति है ना स्तूप में। स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा की जाती है, यानी चारों ओर घूमा जाता है, तवाफ किया जाता है। ठीक है, परिक्रमा की जाती है। फेमस एग्जाम्पल्स, सांची स्तूप, अमरावती स्तूप, धामेक स्तूप सारनाथ में जो है। आपसे ये पूछा जाता है कि सारनाथ के स्तूप का नाम क्या है, तो याद रखना है नाम धामेक। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, धामेक नाम आपको पूछता है एग्जाम में। प्राचीन समय में झारखंड के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन क्षेत्र में जो देखिए, सबसे पहले ये जो शब्द है ना असुर, असुर एक शब्द जो है वो सबसे पहले ऋग्वेद में आया। कहाँ आया? ऋग्वेद में। 4 वेद आप जानते हैं ना, तो सबसे पहला वेद कौन है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिंग के उपासक को, जो लोग लिंग की पूजा करते हैं, उनको असुर कहा गया है। तो प्राचीन काल में जो झारखंड निवासी थे वो लोग भी लिंग के उपासक थे, लिंग की पूजा करते थे, इस कारण यहाँ के लोगों को भी असुर कहा गया। ठीक हो गया बात। प्राचीन समय में झारखंड क्षेत्र में रहने वाले लोगों को क्या कहा गया? तो असुर कहा गया। कटुंगा गांव, कटुंगा गांव बहुत इंपॉर्टेंट गांव है, बुद्ध की अवशेष मिले वहां से। कटुंगा गांव से बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कटुंगा गांव झारखंड के किस जिला में है? गुमला में। ये सब नहीं जानिएगा तो फिर एग्जाम में काम कैसे करिएगा, है ना। पढ़ना तो आपको है, समझना आपको है, सीखना आपको है, लेकिन हमारा काम है कि हम हर एक क्वेश्चन आपके सामने ला दें। और थ्योरी पे भी ये आपके सामने आया था कि कटुंगा गांव कहाँ है, तो गुमला में है। अब बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है आपको। ठीक हो गया बात यहाँ तक, है ना। आगे बढ़ते हैं। रांची जिला का बिलवा डागा गांव किस प्राचीन बौद्ध स्थल का भाग माना जाता है? रांची जिला का एक गांव है जिसका नाम है बिलवा डागा। क्या नाम है? बिलवा डागा। बिलवा डागा गांव किस प्राचीन बौद्ध स्थल का भाग माना जाता है? तो याद रखिएगा, रांची जिला का जो बिलवा डागा है वो बौद्ध विहार है ना, बुद्धा विहार, दोनों सेम टाइप का ऑप्शन दे दिया, बुद्ध विहार। ठीक है, बौद्ध विहार, यानी ये ऑप्शन, दोनों ऑप्शन गलत ही हमको लग रहा है। ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, या हमसे ही मिसप्रिंट हो गया होगा शायद। बुद्ध विहार। ठीक है, याद रखिएगा, बौद्ध और बुद्ध एक ही चीज है। रांची जिला के बिलवा डागा गांव किस प्राचीन बौद्ध स्थल का भाग माना जाता है? तो बिलवा डागा को सबसे बड़ा बुद्ध विहार माना जाता है, सबसे बड़ा बुद्ध विहार। बिलवा डागा गांव रांची जिला में स्थित एक महत्वपूर्ण प्राचीन बौद्ध स्थल से जुड़ा माना जाता है। यहाँ से बौद्ध संस्कृति और परंपरा से संबंधित पुरावशेष, संरचनाओं के अवशेष तथा प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। बुद्ध विहार उन स्थानों को कहा जाता है जहां प्राचीन समय में भिक्षु रहते थे। बुद्ध विहार का मतलब क्या होता है? जहां प्राचीन समय में बौद्ध धर्म के भिक्षु रहते थे, शिक्षा दीक्षा होती थी और धार्मिक गतिविधियां संचालित की जाती थी। यानी एक तरह का स्कूल आप समझिए, एक तरह का स्कूल है ना, उसको कहते हैं बुद्ध विहार। ठीक है, पलामू जिले की मूर्तियान गांव किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ क्या मिला था आपको? मूर्तियान गांव उत्खनन में मिले बौद्ध अवशेष। कहाँ मिले हैं? एक सेकंड, तो पानी पी लेते हैं। तो आपसे क्या पूछा गया? देखिए, आपसे पूछा गया कि पलामू जिला के मूर्तियान गांव किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्खनन में मिले बौद्ध अवशेष, है ना, बौद्ध अवशेष के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखिए।
निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा जिला जैन संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? आपसे पूछा गया कि जैन संस्कृति का, बौद्ध धर्म का तो आपने देख लिया, जैन संस्कृति का प्रमुख केंद्र था मानभूम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या नाम है बेटा? मानभूम। मानभूम क्षेत्र जैन संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता था। यह क्षेत्र आज के धनबाद, बोकारो और पुरुलिया के हिस्सों में था। यानी आज आप मानभूम नाम नहीं सुनते हैं, लेकिन उस वक्त मानभूम था। उस वक्त का मानभूम आज के किस क्षेत्र में देखता है? धनबाद, बोकारो और पुरुलिया के हिस्से को मिलाकर के मानभूम था। यहाँ कई जैन प्रतिमाएं, मंदिर और पुरातात्विक अवशेष पाए गए हैं। तो जगह का नाम क्या रखोगे? याद रखोगे मानभूम। ठीक है, मानभूम। ह्वेनसांग ने अपनी रचनाओं में वर्तमान झारखंड के क्षेत्र किस राज्य का उल्लेख किया है? तो ह्वेनसांग ने अपनी रचनाओं में वर्तमान झारखंड क्षेत्र के किस राज्य का उल्लेख किया है? तो इसने शशांक राज्य का उल्लेख किया है। ह्वेनसांग ने बताया है शशांक राज्य का उल्लेख। इसने बताया कि किस तरह शशांक ने, क्योंकि ये खुद बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, चाइना के थे, तो इन्होंने बताया है कि शशांक ने किस तरह से जो क्या बौद्ध धर्म था उसको किस तरह से उसका पतन किया है ना, पतन करके फिर से जो हिंदू धर्म था उसका उदय किया था, और उसने जैन धर्म के पीछे भी उसने पढ़ा था। तो ये सब बताया है किसने? इसने ह्वेनसांग ने अपनी रचना में बताया है ये सारा बात। पकवीरा और कसाई नदी के किनारे कई जैन प्रतिमाएं किसने खोजी? बाप रे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो भाई बहुत बार पूछा गया है। पकवीरा और कसाई नदी के किनारे कई जैन प्रतिमाएं किसने खोजी? तो आपको नाम याद रखना है, कर्नल डाल्टन। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये हम थ्योरी में छोड़ दिए थे, इसलिए एमसीक्यू में लेकर के आए हैं। कर्नल डाल्टन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पकवीरा और कसाई नदी के किनारे कई जैन प्रतिमाएं खोजी हैं। नाम आपको याद रखना, कर्नल डाल्टन। जैन प्रतिमाएं खोजने का नाम ही कर्नल डाल्टन, तुरंत ऑप्शन में करके आइएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जैन मूर्तियां, जैन प्रतिमाएं, जैन अवशेष किसने खोजी, कर्नल डाल्टन करके चुपचाप आ जाइएगा, करेक्ट हो जाएगा। वह गांव जहां सम्राट अशोक से संबंधित प्राचीन स्तंभ पिलर मिला है वो कौन है बताइए? वो गांव आपको कहाँ है? वो जहाँ पे सम्राट अशोक से संबंधित आपको प्राचीन या पिलर मिला है। झारखंड के अंदर भी बौद्ध धर्म आपको देखने को मिला है, और इसकी वजह से जो झारखंड के अंदर जो सम्राट अशोक है उन्होंने धर्म का उपदेश दिया है अपने पिलर्स पे, अपने स्तंभ पे। वो कहाँ है बताइए? तो क्या पूछा गया आपसे कि वह गांव जहां सम्राट अशोक से संबंधित प्राचीन स्तंभ मिला है। यह ऑप्शन सी गलत है। आपको याद रखना है नाम, गोपालपुर, गोपालपुर और गोविंदपुर। ये दो नाम आपको याद रखना है ना? ये ऑप्शन होगा, गोपालपुर और गोविंदपुर से सम्राट अशोक से संबंधित प्राचीन स्तंभ मिला है, वो है गोपालपुर और गोविंदपुर। बाकी ये ऑप्शन आपको गलत यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन, झारखंड के कौन से जिला बौद्ध और जैन गुफा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? वो चतरा। चतरा एक ऐसा जिला है जहाँ बौद्ध धर्म से भी रिलेटेड आपको चित्रकला मिलेगा गुफा में, और जैन धर्म से भी रिलेटेड आपको चित्रकला मिलेगा गुफा में किया हुआ। वो जगह कौन है बेटा? तो वो है चतरा। ये आपको ध्यान देना है। बाकी आपसे सम्राट अशोक के स्तंभ पूछे झारखंड में तो गोपालपुर और गोविंदपुर आंसर होगा। वो ऑप्शन में यहाँ था ही नहीं। आगे देखते हैं, होता है ऑप्शन गलत रहता ही एग्जाम में। छोटा और कुछ कर नहीं, यहाँ से झारखंड का मलौती गांव जहां 72 बौद्ध मंदिर है। पहले बहुत मंदिर थे, सैकड़ों से भी ज्यादा, लेकिन अभी वर्तमान में जो स्थिति है कि तो कितनी बची हुई है? 72 बची हुई है, यानी 72 अभी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो झारखंड का मलौती गांव जहां 72 बौद्ध मंदिर है किस वंश के राजा से संबंधित है? ये आपसे पूछा गया है। एक सेकंड, थोड़ा सा थोड़ा हैंग कर रहा है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया कि झारखंड का मलौती गांव जहां 72 बौद्ध मंदिर है वो किस वंश के राजा से संबंधित है? पाल वंश, है ना? पाल, पाल का मतलब होता है रक्षक, रक्षा करने वाला। ठीक है, पाल वंश।
तो झारखंड के मलौती गांव जहां 72 बौद्ध मंदिर है ये क्या हुआ था, राजा शशांक का जब मृत्यु हो गया था ना, तो फिर क्या हो गया था कि आपस में मनमुटाव बहुत ज्यादा हो गया था बंगाल बिहार झारखंड के क्षेत्र में, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म और जैन धर्म के बीच में। यानी लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि शासन किसका है, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर पाल वंश ने कमांड संभाला था और फिर से इन्होंने बौद्ध धर्म को मजबूती प्रदान किया था इस क्षेत्रों में ना। तो झारखंड के मलौती गांव में जहां 72 बौद्ध मंदिर है, किस वंश के राजा से संबंधित है, पाल वंश। मलौती गांव झारखंड में स्थित है और यहाँ 72 बौद्ध मंदिर पाए गए हैं। यह मंदिर पाल वंश के शासनकाल में बनाए गए थे, सैकड़ों थे लेकिन अभी 72 बचे हुए हैं। यह मंदिर पाल वंश के शासनकाल में बनाए गए थे। पाल राजाओं ने बौद्ध धर्म के प्रचार और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऐसे मंदिर और विहार बनवाए थे। विहार आप समझ ही गए, जहाँ पे भिक्षु रहते हैं और शिक्षा दीक्षा का काम होता है, स्कूलिंग होता है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, उसी को विहार कहते हैं। आइस एज की गहरी भूमिगत गुफा कहाँ पाई गई है? तो आइस एज की गहरी भूमिगत गुफा कहाँ पाई गई है? इसको गांव में है ना। एक जमाना था प्राचीन इतिहास काल में कि पूरा दुनिया में चारों तरफ बर्फबारी हुई थी, बर्फ से ढक गया था। उस वक्त का गुफा मिला है और वो गुफा कहाँ है? इसको गांव में। इसको गांव मौर्य काल की शिला पाषाण वास्तुकला किसने विकसित की थी? तो भाई शिला पाषाण वास्तुकला, शिला में कौन लिखवाता था मौर्य काल में? तो राजा अशोक कर लिखवाते थे, ठीक है, उन्हीं का काम था। वो धर्म का उपदेश देते थे, बौद्ध धर्म का उपदेश, राजा अशोक। अतवी, झारखंड की अतवी जनजाति का वर्णन किसके शिलालेख में किया गया है? तो यहाँ ये भी किया गया है, ये किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के, है ना। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोग अशोक करके आते हैं लेकिन हमने आपको थ्योरी क्लास में इसको पढ़ाया है आतवी जनजाति के बारे, है ना, कि कैसे पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य झारखंड के अंदर इम्पैक्ट था। तो आतवी जनजाति के बारे लिखा है किसने? अपने आत्मकथा में किसने लिखा है भाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिसे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड से संबंध रखते थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य। छोटा नागपुर का उल्लेख किसके शिलालेख में मिलता है? छोटा नागपुर का उल्लेख मिलता है आपके चंद्रगुप्त मौर्य के शिलालेख में। किसके शिलालेख में मिलता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शिलालेख में आपको छोटा नागपुर का उल्लेख देखने को मिलता है। अच्छा, लगता है कि कंप्लीट हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये झारखंड के प्राचीन इतिहास से रिलेटेड एमसीक्यू थे। अगले क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं इसको समझिएगा। अभी तक हम लोग जितना भी पढ़ चुके, जितना भी, यानी झारखंड एक परिचय से लेकर के झारखंड के यहाँ तक पढ़ चुके हम लोग, झारखंड के प्राचीन इतिहास तक जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, किस किस एग्जाम में कौन कौन क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा गया है, हम लोग PYQ कर लेंगे। यानी पढ़ने का यही तरीका होगा बेटा। क्या तरीका होगा? पहले थ्योरी, फिर थ्योरी के बाद उस चैप्टर का MCQ, और उसके बाद जहां तक पढ़ेंगे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए कि किस परीक्षा में किस क्वेश्चन को पूछा गया, ताकि आपको पता हो जाए कि जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं उसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और परीक्षा में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। बाकी प्रैक्टिस आपको करना है, सीखना और समझना आपको है। मिलते हैं अगली क्लास में एक बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। जो ये है आपको इसका PDF नोट्स है वो आपको द इम्प्लीमेंट क्लास के टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम में मिल जाएगा, है ना। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, नोट्स बनाते मत भूलिएगा, नोट्स बनाते रहिए। और यूट्यूब पे भी जितना क्लासेस जो ज़्यादा है उसको भी जरूर देखिएगा, वहाँ से भी आपको फ़ायदा ही होगा।